एपिसोड 46 टू 50, चैप्टर 46, मेन पीक में खलबली। PS दोस्तों, अपने संजियांग वोट्स इस तरफ बरसा दो। उस विशाल गड्ढे के बिल्कुल तल में एक अंडे के आकार का रत्न जैसा दिखने वाला कोई रहस्यमयी ऑब्जेक्ट यश की आंखों के सामने अचानक चमक उठा, जिसमें से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो हल्की हरी रोशनी छोड़ने वाला वह रत्न एक छोटे से स्टेलेक्टाइट के टुकड़े से जुड़ा हुआ था। उस स्टेलेक्टाइट और हरे खजाने दोनों से हरे रंग का लिक्विड धीरे धीरे रिस रहा था। उस बचे हुए स्टेलेक्टाइट में स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड के हल्के निशान अभी भी मौजूद थे। यह नज़ारा देखकर यश को लगभग यकीन हो गया था कि उसके सामने चमक रहा यह अंडे के आकार का खजाना ही उस स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड का असली स्रोत था। स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड का असर पहले ही किसी चमत्कार से कम नहीं था, तो फिर उसे पैदा करने वाला यह खजाना कितना अविश्वसनीय होगा। अचानक यश के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। जैसे ही वह खजाना हवा के संपर्क में आया, उसकी सतह पर मौजूद नमी धीरे धीरे सूखने लगी। स्टेलेक्टाइट का वह बचा हुआ हिस्सा भी एक पल में अपनी सारी नमी खो बैठा और बारीक रेत के ढेर में बदलकर नीचे गिर गया। अब वहां सिर्फ वह अंडे के आकार का हरा रत्न बचा था, जो धीरे धीरे एक सूखे हुए अंडे की तरह सिकुड़ने लगा था। जैसे जैसे उसकी नमी खत्म हुई और उसकी चमक कम होने लगी, कुछ ही पलों पहले किसी दिव्य वस्तु की तरह चमकने वाला वह रत्न अब एक साधारण से दिखने वाले पत्थर में बदल चुका था। यश घबरा गया और उसने जल्दबाजी में उस स्टोन मैरो पल को रेतीली मिट्टी में वापस दबा दिया। स्टोन मैरो पल वह नाम था जो यश ने इस चमत्कारी रत्न को दिया था। लेकिन यश ने चाहे जितनी भी कोशिश की या उसे दबाने के लिए कितनी भी रेत का इस्तेमाल किया, उस स्टोन मैरो पल की चमक फीकी ही रही और उसकी नमी गायब हो चुकी थी। उसके वापस पहले जैसा होने का कोई नामो निशान नहीं था। पूरे 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद यश ने उसके ठीक होने की सारी उम्मीदें छोड़ दीं। इसके अलावा वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। 1 या 2 घंटे में सुबह होने वाली थी। उसके पास अब उस स्टोन मैरो पल को अपने साथ ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। यश को यकीन था कि यह स्टोन मैरो पल निश्चित रूप से एक असाधारण खजाना था और यकीनन इसके कुछ ऐसे फायदे होंगे जिनके बारे में वह अभी नहीं जानता था। वह स्टोन मैरो पल उसके हाथ में बेहद भारी महसूस हो रहा था। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि एक अंडे के आकार का हरा पत्थर किसी तरबूज के आकार के पत्थर जितना भारी हो सकता है। हालांकि जिस बात ने यश को यह एहसास दिलाया कि वह स्टोन मैरो पल सच में असाधारण था, वह एक और खोज थी। अभी कुछ देर पहले जब उसने स्टोन मैरो पल को पकड़ा था, तो यश, जो अभी भी कुछ हद तक हार मानने को तैयार नहीं था, उसके मन में अचानक एक ख्याल आया और उसने अपनी ट्रू क्यूई की एक हल्की सी किरण उस मोती में भेजने की कोशिश की। तभी कुछ बहुत खौफनाक हुआ। जैसे ही बाल से भी पतली ट्रू क्यूई की एक किरण उस स्टोन मैरो पल के अंदर गई, वह मोती किसी सुलगते हुए बारूद के ढेर की तरह हो गया। उसके अंदर से अचानक एक खौफनाक और हिंसक ऊर्जा बाहर की तरफ फूट पड़ी। यश की ट्रू क्यूई की वह किरण उस स्टोन मैरो पल के अंदर मौजूद खौफनाक ऊर्जा द्वारा पल भर में नष्ट हो गई और उस झटके की गूंज ने यश के हाथ की मेरिडियंस को भी गहरी चोट पहुंचाई। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही यश द्वारा भेजी गई ट्रू क्यूई की वह किरण उस स्टोन मैरो पल द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई, वह हिंसक ऊर्जा जिसने उसे डरा दिया था, पल भर में शांत हो गई। वह फिर से एक साधारण पत्थर की तरह खामोश हो गया। इस सब के खत्म होने के बाद भी यश के दिल में खौफ बैठ गया था। खुशकिस्मती से वह सावधान था और उसने ट्रू क्यूई की केवल एक बेहद पतली किरण ही अंदर भेजी थी। अगर उसने लापरवाही में ट्रू क्यूई की एक बड़ी लहर भेज दी होती, तो उस खौफनाक झटके से कम उसका हाथ तो पूरी तरह चकनाचूर हो ही जाता। और अगर किस्मत खराब होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये स्टोन मैरो पल यकीनन कोई मामूली खजाना नहीं है। मुझे इसे सुरक्षित रखना होगा, ये भविष्य में काम आ सकता है। उस स्टोन मैरो पल को सुरक्षित रखने के बाद यश ने गौतम द्वारा बनाए गए उस बड़े गड्ढे की तरफ थोड़ी उदासी से देखा। वह चमत्कारी स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड बस ऐसे ही खत्म हो गया था। खैर, जो जाता है उसकी जगह कुछ नया आता ही है। शायद ये स्टोन मैरो पल उससे भी बड़ा कोई अविश्वसनीय खजाना हो। इस जगह को छोड़ने से पहले यश को गौतम की लाश को ठिकाने लगाना था, या कम से कम उसे दफनाना था। बेशक दफनाने से पहले यश इतनी आसानी से गौतम के पास मौजूद दौलत को नहीं छोड़ने वाला था। गौतम के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थीं। 1.5 बोतल कंडेंसिंग ट्रूपिल्स, ह्यूमन रैंक्लो ग्रेड की एक कल्टीवेशन टेक्निक जिसका नाम स्मॉल स्टार स्वॉर्ड था, और एक ताइल की 100 सोने की पत्तियां। लेकिन सबसे कीमती चीज़ थी ब्लैक वाटर बैंक के 10 बैंक नोट्स, जिनमें से हर एक की कीमत 1000 टाइल्स थी। इन सब के अलावा उसकी अपनी लंबी तलवार और आउटर सैक्ट डिसाइपल के रूप में उसकी पहचान बताने वाली आइडेंटिटी जेड प्लेट भी वहां मौजूद थी। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद यश ने केवल 1.5 बोतल कंडेंसिंग ट्रूपिल्स और वे 100 सोने की पत्तियां ही अपने पास रखीं। जहां तक उन 10,000 टाइल्स के बैंकनोट्स का सवाल था, जब यश ने उन्हें ध्यान से देखा और पाया कि वे उसके पास पहले से मौजूद बैंकनोट्स से बिल्कुल अलग नहीं थे, उनके निशान एक जैसे थे और उनके सीरियल नंबर भी बेतरतीब थे, तो उसने उन्हें अपने कब्जों में छिपा लिया।
सबसे कीमती चीज़ ह्यूमन रैंक्लो ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक, स्मॉल स्टार स्वॉर्ड और गौतम की अपनी लंबी तलवार के बारे में यश ने फैसला किया कि वह पूरी ईमानदारी से उन्हें गौतम की लाश के साथ ही दफना देगा। यश इस बात को लेकर बहुत समझदार था कि वह किन चीज़ों को छू सकता है और किन चीज़ों को नहीं। इसमें गौतम का वह दावा भी शामिल था कि उसके कमरे में 10,000 सोने की कीमत वाली मेडिसिनल पिल्स या शायद उससे भी कीमती खजाने रखे हैं। गौतम के कमरे में जाने का बेवकूफ़ी भरा ख्याल यश के मन में एक बार भी नहीं आया। जब यश छोटा था तो उसे घर पर कहानियाँ और जीवनियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। उन कहानियों में ऐसे बहुत से उदाहरण थे जहाँ लोगों के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उसे खर्च करने के लिए उनकी जान ही नहीं बची थी। अंत में यश अपने हाथ में मौजूद गौतम की आइडेंटिटी जेड प्लेट को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या किया जाए। हर आउटर सेक्ट डिसाइपल के पास एक आइडेंटिटी जेड प्लेट होती है। ये प्लेट बेहद चमत्कारी होती है। ये डिसाइपल के सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर सकती है और हेवन एंड अर्थ क्लिफ के रैंकिंग बोर्ड के साथ भी जुड़ सकती है। कहा जाता है कि इसके कई और भी रहस्यमयी काम हैं। यश नहीं जानता था कि इस आइडेंटिटी जेड प्लेट के और क्या क्या चमत्कारी काम हो सकते हैं, इसलिए उसने इसे लापरवाही से फेंकने की हिम्मत नहीं की। अगर जरा सी भी गलती हुई तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में जो लोग अपने साथी डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें बिना किसी रहम के मौत के घाट उतार दिया जाता है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद यश को अचानक कैफेटेरिया में सुनी गई एक अफवाह याद आई। वह अफवाह एक आउटर सेक्ट डिसाइपल के बारे में थी जो अक्सर अकेला रहता था। वह पिछले आधे साल से पीछे के पहाड़ों में मर चुका था और जब तक कोई उसे ढूंढ पाता उसकी हड्डियां भी सड़ चुकी थीं। अंत में उस आउटर सेक्ट डिसाइपल की पहचान केवल उसकी बची हुई आइडेंटिटी जेड प्लेट के जरिए ही हो पाई थी। अगर वह अफवाह सच थी तो इसका मतलब एक ही था, एक सुरक्षित आइडेंटिटी जेड प्लेट सेक्ट को यह नहीं बताती कि उसका मालिक जिंदा है या मर गया। एक बार यह बात पक्की हो जाने के बाद यश को सिर्फ एक और चीज़ कंफर्म करनी थी और फिर वह कुछ समय के लिए गौतम की मौत की खबर को छिपा सकता था। सीक्रेट क्लिफ केव के अंदर मौजूद सभी निशानों को सावधानी से मिटाने के बाद यश गौतम की आइडेंटिटी जेड प्लेट लेकर खामोशी से वहां से निकल गया। यश ने बिना किसी को खबर लगे 100 पाइन पीक को छोड़ दिया। जब वह डोंगलई पीक पहुंचा और उसने अर्थ रैंकिंग पर गौतम का चमकता हुआ नाम देखा तो यश ने जो आखिरी सांस रोक रखी थी वह भी बाहर निकल गई। भले ही कोई आउटर सेक्ट डिसाइपल मर जाए, लेकिन जब तक उसकी आइडेंटिटी जेड प्लेट सुरक्षित है उसका नाम अर्थ रैंकिंग से गायब नहीं होगा। इस तरह कम से कम कुछ समय के लिए सेक्ट को गौतम की मौत के बारे में पता नहीं चलेगा। सेक्ट को इस बारे में जितनी देर से पता चलेगा यश उतना ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अगले दिन डोंगलई पीक मैनेजमेंट हॉल में डीकन लोकेश को इत्तला करने के बाद यश ने अपना बैग कंधे पर टांगा, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से निकला और घर की तरफ अपने सफ़र पर निकल पड़ा। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट मिस्टिक क्लाउड माउंटेन रेंज में मौजूद है, जो मार्शल पीस कमांड्री के गोल्डन सिटी काउंटी में यश के घर से करीब 4000 मील दूर है। इसके अलावा रास्ते बहुत ऊबड़ खाबड़ थे। अगर वह पैदल चलता तो पूरी रफ्तार से चलने पर भी उसे घर पहुंचने में कम से कम 1 महीना लग जाता, जो कि समय की बहुत बड़ी बर्बादी होती। खुशकिस्मती से मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के पहाड़ की तलहटी में मौजूद छोटे से शहर में ऐसे सिल्वर हॉन्ट हाउस बिकते थे जो पहाड़ों को भी समतल जमीन की तरह पार कर सकते थे। 2000 टाइल्स चांदी खर्च करके यश ने सफ़र के लिए एक सफ़ेद सिल्वर हॉन्ट हाउस खरीदा जिसके सिर पर एक सींग था। सिल्वर हॉन्ट हाउस एक खास तरह का घोड़ा है जिसके रगों में एक बेहद दुर्लभ याओ बीस्ट का खून दौड़ता है। प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट पर इंसानों के 10,000 सालों के विकास के दौरान उन्होंने धीरे धीरे इन बेहद ताकतवर सिल्वर हॉन्ट घोड़ों को पालतू बना लिया था जो पहाड़ों पर भी समतल जमीन की तरह दौड़ सकते थे। हालांकि ये सिल्वर हॉन्ट हाउस न केवल महंगा था बल्कि इसे खिलाना भी काफ़ी खर्चीला था। इसके रोज के चारे का खर्च लगभग 1 टाइल चांदी था, जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। बेशक आज के यश के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यश दिन के समय अपने घोड़े पर तेजी से सफ़र करता, लेकिन वह हर सुबह और शाम अपनी कल्टीवेशन के लिए समय निकाल ही लेता और इसमें ज़रा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन यश अपने सिल्वर हॉन्ट हाउस की सवारी करते हुए 10,000 मील लंबी ब्लैक वाटर रिवर के किनारे पहुंचा। ब्लैक वाटर रिवर के स्याही जैसे काले और उफनते पानी को देखकर यश के मन में अचानक एक ख्याल आया और उसने गौतम की आइडेंटिटी जेड प्लेट, जिसे वह कई दिनों से अपने साथ ले जा रहा था, उस तेज बहती नदी में फेंक दी। 4-5 दिनों से यश जिस खतरनाक चीज़ को अपने साथ ढो रहा था वह ब्लैक वाटर रिवर के उस स्याही जैसे काले पानी में गिरकर लहरों के साथ दूर जा रही थी। कभी कोई लहर उसे नदी के तल में धकेल देती, कभी वह पानी के अंदर मौजूद चट्टानों से टकराती और कभी बहाव उसे किनारे से दे मारता। आखिरकार अनगिनत बार टकराने के बाद गौतम की आइडेंटिटी जेड प्लेट पर धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं। 2 दिन बाद एक जोरदार लहर आए और गौतम की आइडेंटिटी जेड प्लेट आखिरकार अनगिनत टुकड़ों में टूटकर उस काले पानी के साथ बह गई।
लगभग उसी पल जब गौतम की आइडेंटिटी जेड प्लेट टूटी, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के हेवन एंड अर्थ क्लिफ पर मौजूद अर्थ रैंकिंग बोर्ड से गौतम का नाम तेजी से टिमटिमाया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। अर्थ रैंकिंग पर मौजूद यश का नाम हल्का सा चमका और फिर पहले नंबर पर पहुंच गया। हर्षल का नाम, जिसे कभी यश ने हराकर तीसरे नंबर पर धकेल दिया था, वापस अपनी पुरानी दूसरी जगह पर आ गया। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए डोंगलई पीक के डीकन लोकेश ने गौतम के गायब होते नाम को देखा। छानबीन करने के लिए जल्दबाजी में गौतम के कमरे तक पहुंचने के बाद उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया और वह मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के मेन पीक इक्वल हेवन पीक की तरफ दौड़ पड़े। क्या अर्थ रैंकिंग का नंबर 1 डिसाइपल गौतम अचानक मारा गया? वह तो ऐसा डिसाइपल था जिस पर इस बूढ़े की नज़रें थीं। एक ही पल में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के मेन पीक में खलबली मच गई। स्पिरिट स्वॉर्ड पीक के शिवांग सहित कई ट्रू डिसाइपल्स जो काफ़ी समय से नजर नहीं आए थे, एक साथ पहाड़ से नीचे उतरे। P.S. पिग 3 बहुत खुशकिस्मत है कि वह संजियांग की बड़ी उड़ान का हिस्सा बन पाया है। हालांकि संजियांग का एक बहुत ही जरूरी नियम है और वह है संजियांग वोट्स। अगर हफ्ते के अंत तक कोई संजियांग वोट्स में पहले नंबर पर रहता है तो वह संजियांग हेनलिन अकेडमी में शामिल हो सकता है। मैं अपने सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि पिग 3 की मदद करें और अपना संजियांग वोट मुझे दें। याद रहे, संजियांग वोट्स को क्लेम करना पड़ता है। वे संजियांग कैटेगरी चैनल के ऊपरी दाएं कोने में मौजूद हैं। उन्हें क्लेम करने के बाद ही आप वोट कर सकते हैं। पिग 3 यहां मौजूद सभी दोस्तों का सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करता है। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के अंदर अर्थ रैंकिंग के नंबर 1 डिसाइपल गौतम की मौत की वजह से मेन पीक पूरी तरह हिल चुका था। जहां एक तरफ ट्रू डिसाइपल्स को चारों दिशाओं में भेजा जा रहा था, वहीं यश ग्रीन बुल माउंटेन पर पहुंच चुका था, जो मार्शल पीस कमांडरी से सिर्फ 100 मील दूर था। देर हो रही थी, लेकिन यश को आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह एक थरी आइड याओ बीस्ट से लड़ रहा था। वह थरी आइड याओ बीस्ट एक मीडियम ग्रेड का याओ बीस्ट था। वह बेहद खूंखार और ताकतवर था और उसकी रफ्तार भी बहुत तेज थी। सबसे अहम बात यह थी कि उसके माथे पर मौजूद तीसरी आंख से हरे रंग की एक रोशनी निकल सकती थी, जिस पर भी वह रोशनी पड़ती वह या तो मर जाता या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाता। हालांकि अपने बेहद फुर्तीले सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स के दम पर यश उस थरी आइड याओ बीस्ट का सामना बड़ी आसानी से कर रहा था। अचानक उस थरी आइड याओ बीस्ट ने बाघ की तरह छलांग लगाई। उसके आगे के पंजों से हरी रोशनी की परतें निकल रही थीं और वह पूरी खूंखारियत के साथ यश पर झपटा। थरी आइड याओ बीस्ट को झपटते हुए देखकर यश को वहां से हटने की कोई जल्दी नहीं थी। जब वह करीब आया तो यश एक तरफ घूमा, फिसलकर उसके बगल में गया और फिर अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का जड़ दिया। इंस्टेंट कोलैप्स फिस्ट, बैंग! यश का मुक्का थरी आइड याओ बीस्ट के पेट पर बड़ी जोर से लगा। जानवर के पेट से एक साफ दिखाई देने वाली लहर सी उठी। हवा में छलांग लगाते हुए ही उस थरी आइड याओ बीस्ट के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके खुले हुए बड़े से जबड़े से शरीर के अंदरूनी अंगों के टुकड़े बाहर निकल आए। उस थरी आइड याओ बीस्ट को एक ही मुक्के में खत्म करने के बाद यश ने सोच विचार करते हुए अपनी छाती पर मौजूद मिराज ड्रैगन पल को घूरा। उसने अपना हाथ उस थरी आइड याओ बीस्ट के सिर पर रखा और शांति से इंतजार करने लगा। लेकिन यश को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वह नज़ारा जो उसने सोचा था वह हुआ ही नहीं। उसने उस मिराज ड्रैगन पल को जगाने की चाहे जितनी कोशिश की, उस थरी आइड याओ बीस्ट की लाश में कोई भी बदलाव नहीं आया। क्या यह अभी भी काम नहीं कर रहा है? ये थरी आइड याओ बीस्ट यश के इस सफ़र में मारा गया 5वां याओ बीस्ट था। फिर भी हर एक के लिए वह नज़ारा जिसका यश इंतजार कर रहा था, जैसे उस फैंटम स्नैक किंग के साथ हुआ था, जिसकी सारी ऊर्जा और रूह को मिराज ड्रैगन पल ने सोख लिया था, वह नज़ारा किसी के साथ भी नहीं हुआ। यश को इतनी उम्मीद इसलिए थी क्योंकि उसके दिमाग में काफ़ी समय से एक ख्याल चल रहा था। पीछे वाले पहाड़ पर परी काव्यांजलि की ताकत का फायदा उठाते हुए यश ने उस फैंटम स्नैक किंग का खेल खत्म कर दिया था। उसके बाद मिराज ड्रैगन पल में एक रहस्यमयी बदलाव आया था और उसने फैंटम स्नैक किंग का सारा खून, ऊर्जा और रूह सोख ली थी। इससे न केवल यश की कल्टीवेशन तेजी से बढ़ी, बल्कि उस मिराज ड्रैगन पल के पहले स्पेस के अंदर उस फैंटम स्नैक किंग की एक परछाई भी छूट गई। फैंटम स्नैक किंग की इस परछाई की वजह से सांपों से जुड़ी मार्शल स्किल्स सीखते समय यश का हुनर देखने लायक था। वह सिर्फ कुछ बार प्रैक्टिस करके ही पीक रेल तक पहुंच सकता था। इसलिए यश ने हमेशा सोचा था कि अगर वह दूसरे याओ बीस्ट्स को खत्म कर दे और मिराज ड्रैगन पल उनका खून और ऊर्जा सोख ले, तो न केवल उसकी कल्टीवेशन आसमान छूने लगेगी, बल्कि उन जानवरों की मार्शल स्किल्स को सीखना भी उसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसी ख्याल की वजह से इस बार घर लौटते समय यश रास्ते भर याओ बीस्ट्स की तलाश कर रहा था। जब भी उसे मौका मिलता, वह अपनी सोच को सच साबित करने के लिए आगे बढ़कर याओ बीस्ट को खत्म कर देता। हालांकि ये थरी आइड याओ बीस्ट यश के हाथों मारा गया 5वां याओ बीस्ट था, लेकिन यश ने चाहे जितनी भी कोशिश की, उसकी छाती में छिपा मिराज ड्रैगन पल बिल्कुल शांत ही रहा।
ऐसा लगता है कि इस मिराज ड्रैगन पल का रहस्य इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। एक हल्की सी आह भरते हुए यश ने उस थ्री आइड याओ बीस्ट के शरीर को काटना शुरू किया। इस याओ बीस्ट की खाल और उसके दांत बेहद कीमती चीजें थीं। सच में, अपने रास्ते में लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचने पर यश की पीठ पर बंधा हुआ बैग पहले ही किसी आधे इंसान के बराबर हो चुका था। यश ने उसे प्रोसेसिंग के लिए मार्शल पीस कमांडरी ले जाने का मन बना लिया था। माउंटेन क्रॉसिंग विंड यहाँ है, मारो, बचाओ। अचानक यश के कान खड़े हो गए। हवा में दूर से मदद की गुहार और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अपनी नज़रें टिकाते हुए यश ने अपना काम रोक दिया। उसने आवाज़ों की दिशा पहचानने के लिए हवा की सरसराहट को सुना, फिर अपने सिल्वर हॉर्न हॉर्स पर छलांग लगाई और उसे उस दिशा में दौड़ा दिया जहाँ से मदद की आवाज़ें आ रही थीं। इस ग्रीन बुल माउंटेन में माउंटेन क्रॉसिंग विंड नाम के डाकुओं का एक गिरोह रहता था। 1.5 साल पहले जब यश के पिता ने उसे ग्रीन बुल माउंटेन पार करने के लिए भेजा था तो उन्हें पहाड़ की तलहटी में 2 दिन तक इंतजार करना पड़ा था ताकि करीब 200 लोगों का एक ग्रुप जमा हो सके, और तभी उन्होंने एक साथ पहाड़ पार करने की हिम्मत जुटाई थी। 200 लोगों के उस ग्रुप को देखकर माउंटेन क्रॉसिंग विंड के डाकू थोड़े सतर्क तो हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि सुरक्षित गुजरने के लिए हर इंसान को 10 टाइल्स चांदी का टैक्स देना होगा। उस समय से ही यश के दिल में इन माउंटेन क्रॉसिंग विंड डाकुओं के खिलाफ गहरी नफरत बैठ गई थी। यश ने कभी नहीं सोचा था कि 1.5 साल बाद भी सरकार इन ग्रीन बुल माउंटेन के डाकुओं का सफाया नहीं कर पाई है। 15 मिनट बाद यश उन आवाज़ों का पीछा करते हुए पहाड़ के बीच बने एक जंगल में पहुंच गया। अपने सामने मौत का वह खौफनाक मंजर देखकर यश की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके शरीर का खून खौल उठा। साफ था कि यह कोई व्यापारियों का काफिला रहा होगा और उनके साथ कुछ आम लोग भी होंगे जो इस काफिले के पीछे चलकर पहाड़ को सुरक्षित पार करने की उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन इस समय ज्यादातर आम लोग खून से लथपथ जमीन पर गिरे पड़े थे। काफिले के रक्षकों और कुलियों का भी भारी नुकसान हुआ था। बस 4 मार्शल आर्टिस्ट्स बचे थे जो ब्लड रिफाइनिंग के 4th या 5th स्टेज पर लग रहे थे, और वे डाकुओं की भारी भीड़ के बीच एक बूढ़े व्यापारी जैसे दिखने वाले इंसान की रक्षा कर रहे थे। जहां तक बाकी आम लोगों की बात थी, अगर वे बचने में थोड़ी सी भी देर करते तो डाकू उनके सिर धड़ से अलग कर देते। पूरा जंगल कटे हुए अंगों और हाथों से भरा पड़ा था। उसी पल औरतों और बच्चों के 2 सिर हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए। रुक जाओ! अपनी दहाड़ के साथ खून से खौलता हुआ यश एक तीर की तरह आगे बढ़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पलक झपकते ही यश ने लगातार 3 बार स्नैक स्प्रिंग ग्रास का इस्तेमाल किया और 120 मीटर का फासला तय कर लिया। अपने हाथ के एक वार से एक किसान पर तलवार चला रहे डाकू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और यश उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वह डाकू चीख पाता, यश ने उसका गला कुचल दिया और वह धड़ाम से पीछे की तरफ गिर पड़ा। पॉप पॉप पॉप! उस जंगल में यश किसी भूत की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। जब भी उसका हाथ हवा को चीरता, एक डाकू का गला कुचल जाता। जब भी वह मुक्का मारता, एक डाकू की छाती तुरंत धंस जाती। उसके एक ही थप्पड़ से किसी डाकू का सिर सड़े हुए तरबूज की तरह चकनाचूर हो जाता। कुछ ही पलों के लिए यश ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी वीरान जगह में आ गया हो। उसके हाथों के सामने ऐसा कोई दुश्मन नहीं था जो आधा वार भी सह सके। थर्ड लीडर, देखिए, वहां से कोई भारी दुश्मन आ गया है। दर्जनों डाकुओं की दर्दनाक मौतों ने काफिले के रक्षकों को घेरे हुए उन खास डाकुओं का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया था। कोई भारी दुश्मन कहाँ है? उसे मुझ पर छोड़ दो। लंबी दाढ़ी वाले थर्ड लीडर ने पूरे गुरूर के साथ दहाड़ते हुए अपना लंबा भाला यश की तरफ तान दिया। जैसे ही थर्ड लीडर का भाला यश की तरफ तना, वह बुरी तरह कांप उठा। प्योर सियान ट्रू एसेंस! हे भगवान, ट्रू एसेंस रेल्म का कोई पावर हाउस! खौफ से चीखते हुए थर्ड लीडर ने अपने हाथ का भाला नीचे फेंक दिया और मुड़कर भागने लगा। उसने अपनी वो बहुत ही हल्की और फीकी सियान ट्रू एसेंस अपने पैरों में झोंक दी। लेकिन यश, जो पहले ही उसे देख चुका था, उसे जिंदा वापस नहीं जाने देने वाला था। स्वूश स्वूश स्वूश! यश ने अपनी ताकत की परवाह किए बिना लगातार स्नैक स्प्रिंग ग्रास का इस्तेमाल किया। एक ही पल में वह भागते हुए थर्ड लीडर तक पहुंच गया और उसने एक मुक्का जड़ दिया जिससे थर्ड लीडर का शरीर 10 मीटर दूर जाकर गिरा। कुछ देर तड़पने के बाद उस थर्ड लीडर ने दम तोड़ दिया। थर्ड लीडर के मरते ही बचे हुए कुछ डाकू खौफ से चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। लेकिन यश ने भागते हुए इन डाकुओं में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा, भले ही इसके लिए उसे अपनी सारी ताकत लगाकर स्नैक स्प्रिंग ग्रास का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। जब वहां मौजूद आखिरी डाकू का दिल यश द्वारा उठाई गई एक लंबी तलवार से चीर दिया गया तो यश धीरे से नीचे घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना हाथ एक ऐसे बच्चे के छोटे से सिर पर रखा जिसका चेहरा अभी ठीक से बना भी नहीं था, और धीरे से उस मासूम की आंखें बंद कर दी जिसे बिना किसी कसूर के मौत के घाट उतार दिया गया था। यश का चेहरा गुस्से से एकदम सख्त हो चुका था। यह एक 10 साल से भी छोटे बच्चे का सिर था जिसके बालों में अभी भी जूड़ा बंधा था, लेकिन इस समय उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था।
उसकी मासूम आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, जिनमें खौफ जमा हुआ था। इतने मासूम बच्चों को मारना जिनका कोई कसूर नहीं था, ये डाकू तो बस मौत के ही लायक थे। हमारी जान बचाने के लिए नौजवान हीरो का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डाकुओं के मरते ही बचे हुए लोग तुरंत यश के सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा करने लगे। उनके सिर जमीन से टकराने की आवाज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अब भी मदद की भीख मांग रहे थे। नौजवान हीरो, कृपया मेरी नई नवेली पत्नी को बचा लीजिए। उसे अभी अभी इन कमीने माउंटेन क्रॉसिंग विंड के डाकुओं ने अगवा कर लिया है। नौजवान हीरो, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। हमारा बच्चा सिर्फ 5 साल का है, हम उसके बिना कैसे जिएंगे। नौजवान हीरो, कृपया मेरे पिता की मौत का बदला लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आंसुओं से लथपथ एक लड़का बार बार यश के सामने अपना सिर झुका रहा था। जब सभी लोग एक लाइन में घुटनों के बल बैठे थे, तो वह बूढ़ा इंसान जो किसी व्यापारी जैसा दिख रहा था, जिसे पहले काफिले के रक्षकों ने बचा रखा था, वह घिसटता हुआ यश के पास आया। उसने यश के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, नौजवान हीरो, मेरी बेटी को बचा लो। मेरी बच्ची सिर्फ 16 साल की है। अगर उसे डाकुओं के अड्डे में ले जाया गया तो वह आगे की जिंदगी कैसे जिएगी। नौजवान हीरो, मैं 10,000 सोना दूंगा, नहीं, मैं सेठ हेबानचेंग अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा, बस अगर तुम मेरी बेटी को बचा लो तो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मुझ गरीब पर रहम करो, मेरे बुढ़ापे में सिर्फ यही एक औलाद है। बस करो। यश गुस्से से जोर से चिल्लाया, जिससे वो रोते हुए लोग एकदम सुन्न हो गए। सच कहा जाए तो अगर ये लोग यश के सामने गिड़गिड़ाने नहीं भी आते तो भी गुस्से में खौलता हुआ यश डाकुओं के अड्डे में घुसकर उनका सफाया करने ही वाला था। बस बात इतनी सी थी कि ये लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, उसे बस उन डाकुओं के ठिकाने का रास्ता जानना था। माउंटेन क्रॉसिंग विंड डाकुओं का अड्डा किस तरफ है? इसी रास्ते पर सीधे चलते जाओ, पहाड़ की चोटी को पार करो, वहीं उनका अड्डा है। इस बूढ़े ने एक बार उन्हें टैक्स दिया था, इसलिए मैं उस जगह को पहचानता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा। माउंटेन क्रॉसिंग विंड में कितने लोग हैं? सबसे ताकतवर कौन है? यश ने जल्दबाजी नहीं की और सावधानी से पूछताछ की। किसी डाकू के अड्डे पर हमला करते समय कोई भी लापरवाही नहीं की जा सकती थी। वहाँ करीब 100 से 200 मार्शल आर्टिस्ट्स हैं, लेकिन अफवाह है कि माउंटेन क्रॉसिंग विंड का फर्स्ट लीडर हु हाई ट्रू एसेंस रेल तक पहुँच चुका है। पिछले 1 साल में सरकारी सैनिकों ने उन पर 3 बार हमला किया है और तीनों बार वे नाकाम रहे। मैंने सुना है कि आखिरी हमले में कमांडरी कमांडेंट भी घायल हो गए थे। काफिले के एक रक्षक ने बताया। कमांडरी कमांडेंट घायल हो गए थे। ये सुनकर यश का दिल अचानक भारी हो गया। जो लोग कमांडरी कमांडेंट को घायल कर सकते हों और सरकारी सैनिकों के 3 हमलों को झेल सकते हों, उस माउंटेन क्रॉसिंग विंड की ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। यश के चेहरे पर सतर्कता देखकर व्यापारी सेठ हेबानचेंग ने जल्दी से कहा, नौजवान हीरो, इसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दो। सरकारी सैनिक तीनों बार इसलिए नाकाम रहे क्योंकि माउंटेन क्रॉसिंग विंड का अड्डा हाफसटेप मोर नाम की एक पहाड़ी चोटी पर है, जहां बचाव करना तो आसान है लेकिन हमला करना बहुत मुश्किल। वैसे नौजवान हीरो, जब तुम उस हाफसटेप मोर की चोटी को पार करो तो बहुत सावधान रहना। वह हाफसटेप मोर सिर्फ 1 मीटर चौड़ा है। अगर वे सामने वाले दरवाजे से क्रॉसबो चलाते हैं तो उनसे बचना नामुमकिन के बराबर है। हाफसटेप मोर, तुम सब यहीं रुको। एक ठंडी सांस भरते हुए यश माउंटेन क्रॉसिंग विंड के अड्डे की तरफ निकल पड़ा। उस लंबी दाढ़ी वाले थर्ड लीडर के पास से गुजरते हुए, जिसे उसने एक मुक्के में मार दिया था, यश थोड़ा सा रुका। उसने थर्ड लीडर की लाश को उठाया और फिर से डाकुओं के अड्डे की तरफ चल पड़ा। PS दोस्तों, क्या तुम भी यश के साथ हीरो बनकर डाकुओं का सफाया करना चाहते हो? क्या सच में चाहते हो? तो अपने रिकमेंडेशन टिक्स इधर फेंक दो। क्या डाकुओं के पास खजाने हैं? उनके पास खजाने हैं, लेकिन हमारे पास संजियांग टिक्स हैं। पहाड़ की वह चोटी करीब 1 मीटर चौड़ी, ऊबड़ खाबड़ और पथरीली थी। चोटी के दोनों तरफ अंधी खायां थीं। इसके अलावा पहाड़ बहुत ऊंचे थे और हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी को बहुत छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते थे। अगर कोई बहुत बड़ा कदम बढ़ाता तो वो तेज हवा उसे उड़ा ले जाती और एक छोटी सी ठोकर उसे उस गहरी खाई में धकेल सकती थी। हाफसटेप मोर नाम इसी वजह से पड़ा था। सिर्फ 20 मीटर लंबी यह चोटी माउंटेन क्रॉसिंग विंड डाकुओं के लिए एक प्राकृतिक दीवार बन चुकी थी। जब तक यश हाफसटेप मोर पहुंचा, आसमान में पूरी तरह अंधेरा छा चुका था और पहाड़ का वह जंगल और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। हाफसटेप मोर का पूरा नज़ारा देखने के बाद यश ने एक गहरी ठंडी सांस ली। ये जगह सच में बहुत खतरनाक थी। हालांकि उसकी स्नैक स्प्रिंग ग्रास तकनीक अब एक ही छलांग में 40 मीटर का फासला तय कर सकती थी, लेकिन उसे सच में ये भरोसा नहीं था कि वह यहाँ हाफसटेप मोर पर इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। वह ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी चोटी अपनी सबसे संकरी जगह पर सिर्फ आधे कदम जितनी चौड़ी थी। दोनों तरफ के दरवाजों के पास डाकुओं ने बड़े बड़े कांटे बिछा रखे थे।
अगर कोई लापरवाही से दौड़कर पार करने की कोशिश करता तो वह सीधा उस अंधी खाई में जा गिरता। बाएं हाथ से दाढ़ी वाले थर्ड मास्टर की गर्दन को पकड़कर उसने उस लटकते हुए सिर को सीधा खड़ा किया। दाएं हाथ से थर्ड मास्टर की कमर को पकड़ते हुए यश उस थर्ड मास्टर की लाश के पीछे छिप गया। लाश को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए वह हाफ स्टेप मोड़ पर चढ़ गया और माउंटेन क्रॉसिंग विंड के अड्डे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कौन है वहाँ? बोल, अगर नहीं बोला तो मैं तीर चला दूंगा। जैसे ही यश ने हाफ स्टेप मोड़ पर कदम रखा, सामने मौजूद डाकुओं ने उसकी परछाई को देख लिया, या यूं कहें कि दाढ़ी वाले थर्ड मास्टर की परछाई को, और अपनी आवाजें बुलंद करने लगे। कुछ भी बोलने से उसका भांडा फूट जाता, इसलिए यश ने चुप रहने का ही फैसला किया। क्योंकि उसके हाथों में जो लाश थी वह माउंटेन क्रॉसिंग विंड के थर्ड मास्टर की थी, इसलिए डाकुओं के बीच उसकी कुछ इज्जत तो जरूर होगी। डाकुओं के अड्डे के दरवाजों पर परछायां हिलने लगीं। सामने वाले इंसान को कुछ न बोलते देख उन्होंने अपनी मशालें जोर जोर से हिलाईं। आग की उस रोशनी में एक तेज नज़र वाले डाकू ने उस इंसान को पहचान लिया। ये तो थर्ड मास्टर है, ये थर्ड मास्टर है। थर्ड मास्टर, बाकी के भाई कहाँ हैं? बॉस ने कहा था कि आप जल्दी ही बहुत सारा खजाना लेकर लौटेंगे। मुझे और कोई क्यों नहीं दिख रहा है? यश ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके कदम बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। इतने कम समय में थर्ड मास्टर की लाश को थामे हुए उसने 20 मीटर लंबे हाफ स्टेप मोड़ का आधा रास्ता तय कर लिया था। थर्ड मास्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप घायल हैं? सामने की तरफ से मशालें और भी बेकरारी से हिलाई जाने लगीं। उस रोशनी में वे लोग थर्ड मास्टर के मुंह के कोने से बहते खून को पहले ही देख चुके थे। थर्ड मास्टर, सामने खड़े डाकू बहुत सतर्क थे। कई सवालों का कोई जवाब न मिलने पर किले के दरवाजे के अंदर से एक मशाल यश की तरफ जोर से उछाली गई। जैसे ही वह मशाल उछाली गई, यश को एहसास हो गया कि अब गड़बड़ हो चुकी है, उसका भांडा फूटने वाला था। पलक झपकते ही फेंकी गई उस मशाल ने थर्ड मास्टर की शक्ल को पूरी तरह रोशन कर दिया। कसकर बंद आंखें, एकदम पीला पड़ चुका चेहरा, मुंह पर खून के निशान, छाती में बना एक गहरा गड्ढा और जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में लटकते पैर। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। लगभग उसी पल यश की आवाज बादलों की गरज की तरह गूंजी जब उसने दहाड़ते हुए कहा, जल्दी से मेरे लिए दरवाजा खोलो, मैं घायल हूं। जैसे ही वह दहाड़ा, यश ने जानबूझकर अपने दोनों हाथों से जोर लगाया, जिससे थर्ड मास्टर का झुका हुआ सिर झटके से सीधा खड़ा हो गया। भूत! यह मंजर देखकर डरपोक डाकुओं की चीखें निकल गईं। रात के उस अंधेरे में जब मशाल की रोशनी भड़की तो पहाड़ की चोटी के ऊपर हवा में तैरता हुआ थर्ड मास्टर किसी इंतकाम की आग में जलते भूत जैसा लग रहा था। इसका फायदा ये हुआ कि दाढ़ी वाले थर्ड मास्टर का खौफ अभी भी कायम था। यश की उस खौफनाक और भारी आवाज को सुनकर कुछ घबराए हुए डाकुओं ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। डाकुओं की उस घबराहट और कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए यश ने उस आग की रोशनी में तेजी से कई कदम आगे बढ़ाए और पलक झपकते ही दरवाजे के 5 मीटर के दायरे में आ गया। कुछ गड़बड़ है, थर्ड मास्टर मर चुके हैं, कोई अंदर घुसपैठ कर रहा है। तीर चलाओ, तीर चलाओ, एक समझदार डाकू ने चिल्लाते हुए कहा। जल्दी दरवाजा बंद करो, वह थर्ड मास्टर नहीं है। स्वूश स्वूश स्वूश, अचानक तीरों के चलने की आवाजें गूंजने लगीं। लगभग उसी पल जब डाकुओं ने चिल्लाना शुरू किया, यश का शरीर अचानक नीचे झुका और फिर एक स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा। थर्ड मास्टर की लाश को पकड़े हुए वह एक तीर की तरह दरवाजे की तरफ झपटा। आगे बढ़ते हुए उसने अपने सिर की तरफ आ रहे दर्जनों तीरों को रोकने के लिए थर्ड मास्टर के शरीर को आगे कर दिया। यश की मुट्ठियां पहले से ही ट्रू एसेंस की एक मोटी परत से ढकी हुई थीं और वह दरवाजे की तरफ पूरी ताकत से मुक्का मारने के लिए तैयार था। बैंग! लकड़ी के टुकड़े हवा में हर तरफ उड़ गए। यश के मुंह के लकड़ी तोड़ने वाले भारी हथौड़ों जैसे थे जो किले के लकड़ी के दरवाजे से जा टकराए। उसने न केवल उस दरवाजे को तोड़ दिया जिसे वे बंद करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि उसने लकड़ी के अंदर 2 बड़े बड़े गड्ढे भी बना दिए। दरवाजे के पीछे खड़े 4 डाकू खून की उल्टियां करते हुए हवा में उड़ गए। अंदर घुसते ही हर तरफ मशालें लगी हुई थीं और अब उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे किसी भी पल खाई में गिरने का कोई डर नहीं था। यश की परछाई धुंधली हो गई और वह उन 2 डाकुओं की तरफ लपका जो उस पर तीर चलाने वाले थे। अपने हाथों के एक हल्के से इशारे से उसने हवा में ही 2 तीरों को पकड़ लिया। उन आदमियों तक पहुंचते ही उसने पीछे की तरफ वार करते हुए दोनों तीर उन डाकुओं की छाती के आर पार कर दिए। कुछ पलों के लिए यश भीड़ों के झुंड में घुसे किसी बाघ की तरह लग रहा था। वह डाकुओं को इस कदर मार रहा था कि वे दर्द से चीख रहे थे, कुछ तो घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख भी मांग रहे थे। लेकिन यश ने किसी पर कोई रहम नहीं दिखाया। चाहे वे डाकू ब्लड रिफाइनिंग की 3rd या 4th लेयर पर हों या वो मामूली डाकू हों जिन्हें सिर्फ लड़ाई के कुछ हल्के फुल्के दांव पेंच आते थे, उसने उन सभी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जंगल में हुए उस खौफनाक मंजर ने पहले ही यश को एक बहुत बड़ा और खूनी सबक सिखा दिया था, और अभी भी इस किले के आंगन में टंगी हुई दर्जनों सूखी लाशों की तो बात ही क्या करनी।
इन सभी चीज़ों ने इस नौजवान के दिल को उस पल के लिए लोहे जैसा सख्त बना दिया था। यश ने दरवाजे पर खड़े सभी डाकुओं को नहीं मारा। उसने 2 को जिंदा छोड़ दिया और उन्हें किले के अंदरूनी हिस्सों में भागने दिया ताकि वह उनके पीछे पीछे जा सके। रास्ते में वे दोनों डाकू जिन्हें उसने छोड़ दिया था पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। समय समय पर उस शोर को सुनकर घबराए हुए डाकू बाहर निकल आते थे। लेकिन आज के यश के सामने ट्रू एसेंस रेल्म से नीचे का कोई भी इंसान आधा वार भी नहीं टिक सकता था। उसकी परछाई पल पल गायब हो रही थी और वह अपने हाथ के एक ही वार से उन्हें खत्म कर रहा था। कुछ कम रोशनी वाले घरों के पीछे पीछे जाते हुए एक डाकू जिसने अभी तक अपनी पैंट भी नहीं पहनी थी, वह अचानक एक घर से बाहर कूदा और यश की तरफ तलवार लहराने लगा। वह तलवार पानी की तरह बहने वाली हल्के हरे रंग की ट्रू एसेंस की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। बिना उसकी तरफ देखे यश ने कुछ दूरी से ही 5 सेक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट का इस्तेमाल किया। मूंके के वहां पहुंचने से पहले ही मूंके की उस हरी परछाई ने डाकू के सिर को एक सड़े हुए तरबूज की तरह उड़ा दिया। सेकंड मास्टर, आगे भाग रहे उन दोनों डाकुओं के मुंह से अचानक एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली जैसे कोई उनका गला घोंट रहा हो। उनमें से एक तो इतना खौफजदा हो गया था कि उसके पैर कांपने लगे और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पता चला कि जिसे यश ने एक मामूली मूंके से मारा था वह माउंटेन क्रॉसिंग विंड का सेकंड मास्टर था। हाथ के एक ही वार से जमीन पर गिरे उस डाकू का गला कुचलते हुए यश ने अचानक वहां खड़े इकलौते डाकू की गर्दन पकड़ ली, उसे हवा में उठाया और गरजते हुए पूछा, माउंटेन क्रॉसिंग विंड का बॉस कहाँ है? उस डाकू की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गईं। जैसे ही उसने अपने हाथ से वहां मौजूद इकलौते आंगन की तरफ इशारा किया, वैसे ही कुछ चटकने की आवाजें आईं और यश ने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी। जिस पल यश ने उस आंगन में कदम रखा, बिना शर्ट के और बालों वाली छाती के साथ एक आदमी अंदर के कमरे से बाहर निकला। मिस है, मैं तुम्हें सोचने के लिए 15 मिनट का समय और देता हूँ। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं, माउंटेन क्रॉसिंग विंड का बॉस, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता का भी बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इस मामूली से कीड़े का काम तमाम करने के बाद भी तुम नहीं मानी तो फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए मुझे दोष मत देना। अंदर के कमरे से बाहर आते हुए भी माउंटेन क्रॉसिंग विंड का वह लीडर एक जवान लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा था जो अंदर बंधी हुई थी। मैं एक कीड़ा हूँ, तो फिर आजमा कर देख ले। स्वूश! यश अचानक भड़क उठा और उसने 5 सेक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट के साथ हवा में छलांग लगाते हुए स्नैक स्प्रिंग ग्रास का एक जोरदार हमला किया। यश को आक्रामकता के साथ अपनी तरफ बढ़ते देख उसकी आंखें सिकुड़ गईं और गो शानफैन के चेहरे के भाव भी बेहद गंभीर हो गए। उसने एक ऐसी फिस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जो देखने में बहुत धीमी लग रही थी लेकिन असल में बेहद तेज थी और उसके हाथ उस हमले को रोकने के लिए हवा में लहराने लगे। बैंग! दोनों की ट्रू एसेंस आपस में बड़ी जोर से टकराई जिससे हवा का एक छोटा सा बवंडर खड़ा हो गया। यश वहीं का वहीं खड़ा रहा जबकि गो शानफैन को आधा कदम पीछे हटना पड़ा। ट्रू एसेंस रेल्म की सेकंड लेयर। यश ने ठंडी सांस ली। उसकी मौजूदा कल्टीवेशन फर्स्ट लेयर के ट्रू एसेंस रेल्म की लेट स्टेज पर मुश्किल से ही पहुंची थी, लेकिन उसकी बेहद शुद्ध ट्रू एसेंस की वजह से सिर्फ वही लोग उसका सीधा सामना कर सकते थे जो सेकंड लेयर या उससे ज़्यादा ताकतवर थे। गो शानफैन के माथे पर सिलवटें पड़ गईं, वह यश की ताकत देखकर साफ तौर पर हैरान था। भाई, तुम किस रास्ते से आए हो? तुम मेरे इलाके में दखल देने क्यों आए हो? अगर हमने तुम्हें कहीं नाराज किया है तो बस अपनी शर्त बताओ और मैं, माउंटेन क्रॉसिंग विंड का बॉस, यकीनन तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं करूंगा। उस हमले में थोड़ा नुकसान उठाने के बाद गो शानफैन की आंखें चमक उठीं। मुझे तेरा सिर चाहिए, क्या तू देगा? यश ने ताना मारते हुए कहा। लड़के, मौत को दावत मत दे। मैं तेरी इस मामूली सी कल्टीवेशन को सीरियसली नहीं लेता। बेहतर होगा कि तू समझदारी से काम ले। क्या सच में ऐसा है? तो आ जाओ। एक खौफनाक दहाड़ के साथ यश किसी बवंडर की तरह आगे बढ़ा और उस थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट का इस्तेमाल किया जिसे उसने हाल ही में सीखा था। आसान फरामोश कहीं के। गो शानफैंग दहाड़ा और उसकी फिस्ट तकनीक बदल गई। उसने यश के जानलेवा हमले का सामना एक बार फिर उसी, देखने में धीमी लेकिन असल में तेज वाली शैली के साथ किया। हालांकि इस बार उसने इसे और भी ज़्यादा महारत के साथ इस्तेमाल किया। वह फिस्ट तकनीक देखने में धीमी लग रही थी लेकिन असल में बहुत तेज थी और लगातार एक के बाद एक वार कर रही थी। इससे पहले कि पिछली ताकत खत्म होती, अगली ताकत पानी की लहरों की तरह बाहर आ जाती। हल्की सी, गो शानफैंग की ट्रू एसेंस का रंग बदलकर हल्का पानी जैसा नीला हो गया था, जो उसकी फिस्ट तकनीक की क्वालिटी को दिखा रहा था। सबसे अहम बात यह थी कि एक बार इस फिस्ट तकनीक से थोड़ा सा भी संपर्क हो जाने पर यह एकदम चिपक जाती थी और इससे बचना नामुमकिन हो जाता था। इससे ऐसा लगता था जैसे इंसान एक अजीब और लगातार चलने वाले फोर्स फील्ड की परतों में फंस गया हो, जिससे हर हरकत बहुत मुश्किल हो जाती थी और इंसान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। गो शानफैंग जिस फिस्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है वह यकीनन एक मीडियम ग्रेड की ह्यूमन टियर मार्शल स्किल है। यश का चेहरा और भी ज़्यादा गंभीर हो गया।
चाहे वह 5 सेक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट हो, थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट हो, या फिर इंच सटेप कोलैप्स फिस्ट हो, वह गो शानफेंग की उस लगातार चलने वाली फिस्ट शैली को तोड़ने में नाकाम था। वह खत्म न होने वाला फोर्स फील्ड असल में यश की तकनीक को रोक रहा था। अगर यश अपनी शुद्ध ट्रू एसेंस के दम पर गो शानफेंग की ताकत को नहीं दबा रहा होता तो वह शायद पहले ही हार चुका होता। करीब 1 घंटा बीत गया। गो शानफेंग की फिस्ट शैली अभी भी बहते पानी की लहरों की तरह लगातार चल रही थी, जबकि यश की फिस्ट शैली, जो उसमें फंसी हुई थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। कितने अफसोस की बात है कि मैंने अभी तक थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट और इंचसटेप कोलैप्स फिस्ट को पूरी तरह से एक साथ मिलाना नहीं सीखा है, वरना मैं उसे एक ही मुक्के में धूल चटा देता। मन ही मन आह भरते हुए यश का शरीर अचानक गो शानफेंग की उस लगातार चलने वाली मुक्कों की ताकत से खींचने लगा। उसका शरीर डगमगा गया, उसके कंधे हिल गए और उसकी एक कमजोरी सामने आ गई। गो शानफेंग, जो इस लंबी लड़ाई से काफी समय से परेशान था, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने आगे कदम बढ़ाया और यश के गले की तरफ अपने हाथ से वार किया। लगभग उसी पल यश का शरीर हल्का सा घूमा और उसने अपने कंधे को गो शानफेंग की छाती से जोर से टकरा दिया। उसका कंधा तुरंत ट्रू एसेंस की एक परत से ढक गया और एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी पर कांपने लगा। सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स, स्लाइडिंग स्नैक फॉर्म। गड़बड़ है। बदलाव का एहसास होते ही गो शानफेंग चिल्लाया, लेकिन उसका हाथ फिर भी बेकाबू होकर यश के कंधे से जा टकराया। इस बीच यश ने उस झटके का फायदा उठाते हुए गो शानफेंग को अपनी पकड़ में ले लिया। हालांकि गो शानफेंग का वह वार कोई मजाक नहीं था। भले ही यश ने बचाव के लिए अपनी ट्रू एसेंस की परत चढ़ा ली थी और उस झटके को कम करने के लिए स्लाइडिंग स्नैक फॉर्म का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी उस वार से उसके दाहिने हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। अपने सुन्ना पड़ चुके दाहिने हाथ के साथ यश के बाएं हाथ ने बिजली की तेजी से 16 पॉइंट्स वाली हरी रोशनी के साथ वार किया। स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड, पल्स इंटरसेप्शन एसेंस सीलिंग। साफ तौर पर गो शानफेंग का शरीर थोड़ा अकड़ गया था। उसके अंदर से चटकने की आवाजें आ रही थीं क्योंकि उसकी अपनी ही ताकत ने यश की पल्स इंटरसेप्टिंग ट्रू एसेंस को तोड़ दिया था। यश ने पलक झपकते ही इस छोटे से मौके का फायदा उठाया। अपने शरीर को घुमाते हुए उसके बाएं मुक्के से अचानक एक ताकत फूटी। 1 इंच सटेप कोलैप्स फिस्ट गो शानफेंग की छाती पर जोर से जा लगा। बैंग 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 बैंग। गो शानफेंग के शरीर के अंदर से हड्डियां टूटने की आवाजें साफ सुनी जा सकती थीं। यह इंच सटेप कोलैप्स फिस्ट की खौफनाक ताकत से उसके अंदरूनी अंगों के चकनाचूर होने की आवाज थी। उसके गले से कुछ अजीब सी आवाजें आईं और एक भारी धड़ाम के साथ गो शानफेंग पीछे की तरफ गिर पड़ा। गिरे हुए गो शानफेंग को देखकर यश को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे अभी भी अपने पुराने जाल में फंसाने और मारने वाले तरीके पर ही निर्भर रहना पड़ा था और जीतने के लिए सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स का इस्तेमाल करना पड़ा था। उसकी मार्शल स्किल्स अभी भी बहुत कमजोर थीं। पास ही के अंदरूनी कमरे में मिस हे, जो लड़ाई देखने के लिए संघर्ष करते हुए दरवाजे तक रेंग कर आई थी, उन्होंने यश को देखा जिसने गो शानफेंग को एक ही मुक्के में मार दिया था। उनकी खूबसूरत आंखों में एक अलग ही चमक थी। अपने कंधे की चोट को थोड़ा ठीक करने के बाद यश घुटनों के बल बैठ गया और गो शानफेंग के शरीर की तलाशी लेने लगा। उसकी समझ के मुताबिक गो शानफेंग की दौलत कोई छोटी मोटी नहीं होने वाली थी, लेकिन यश को हैरानी हुई जब पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही यश निराश होने लगा, उसकी नज़र अचानक गो शानफेंग की आस्तीन से आधे छिपे हुए एक साधारण से कंगन पर पड़ी। इस कंगन का डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा ललित के हाथ में मौजूद स्टोरेज खजाने का था। क्या ऐसा हो सकता है? एक ख्याल के साथ यश उस कंगन को गो शानफेंग की कलाई से उतारने के लिए आगे बढ़ा। लगभग उसी पल आंगन के बाहर से कई लोगों के कदमों की भारी आवाजें आने लगीं, जिनके साथ क्रॉसबो के चलने की आवाजें भी मिली हुई थीं। पलक झपकते ही यश की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और उसके दिल में एक बेहद खतरनाक एहसास पैदा हो गया। PS, एक बात साफ कर दूं, आज का अपडेट बहुत लेट हो गया, इसके लिए मैं सच में माफ़ी चाहता हूं। वजह चाहे जो भी हो, मैं पहले अपने भाइयों के सामने सिर झुकाता हूं। हालांकि पिग थरी भी मजबूर है। मेरी बेटी को हैंड फुट एंड माउथ की बीमारी हो गई है और वह पूरी रात दर्द से तड़पती रही। हम सुबह ही अस्पताल गए थे और IV ड्रिप लगने के बाद हम 3 बजे के बाद ही वापस आ पाए। सिर्फ अब जाकर मैं अपने भाइयों के सामने ये चैप्टर पेश कर पा रहा हूँ। आज का दूसरा अपडेट भी जरूर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत लेट हो जाएगा, शायद आधी रात के आसपास। एक बार पिग थरी की बेटी की बीमारी ठीक हो जाए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपडेट समय पर और रेगुलर आएं। अंत में मुझे एक बार फिर चिल्लाना होगा, 4000 शब्दों का एक बड़ा चैप्टर आपके सामने हाजिर है। नौजवानों, तुम्हारे वोट्स कहाँ हैं? एक छोटी सी याद, संजियांग वोट संजियांग कैटेगरी चैनल के बिल्कुल नीचे दिए जाते हैं। जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, यश का शरीर किसी तेज सांप की तरह उछला और वह पलक झपकते ही उस पहाड़ी अड्डे के अंदर की एक चारदीवारी के पीछे छिप गया।
वहां से हटते समय यश की उंगलियों ने गुओ शानफेंग के उस कंगन को छुआ और एक झटके में उसने उस स्टोरेज ब्रेसलेट जैसे दिखने वाले कंगन को अपने हाथों में खींच लिया। लगभग उसी पल कवच के टकराने की भारी आवाज़ों के साथ लोगों का एक बड़ा समूह गुओ शानफेंग के आंगन में घुस आया, जिनमें से कुछ की क्रॉसबो का निशाना सीधे उस गुओ शानफेंग की लाश पर था जो पहले ही मर चुका था। एक दूसरे ग्रुप का निशाना उस जगह पर था जहां यश छिपा हुआ था। खासकर एक 2 मीटर लंबे खून जैसे लाल और बड़े से धनुष ने यश के दिल में खौफ पैदा कर दिया। यश ने उसे पहचान लिया, ये ब्लड स्लॉटर बो था जो सिर्फ ब्लैक वाटर किंगडम की सेना के पास होता था। 100 मीटर के दायरे में ट्रू एसेंस रेल्म से नीचे का कोई भी इंसान इसके सामने टिक नहीं सकता था, और यहाँ तक कि ट्रू एसेंस रेल्म का एक मार्शल आर्टिस्ट भी इसे रोक पाना बेहद मुश्किल समझता था। हालांकि इस ब्लड स्लॉटर बो को देखकर यश ने राहत की सांस ली। जो लोग अचानक यहाँ आ गए थे वे दुश्मन नहीं थे, बल्कि मार्शल पीस कमांडरी के सैनिक लग रहे थे। कमांडेंट, ये तो गुओ शानफेंग है। गुओ शानफेंग पहले ही मारा जा चुका है। लाश की जांच करने के बाद एक सैनिक ने रिपोर्ट दी। मेरी बच्ची, तुमने बहुत दुख सहा है, क्या तुम ठीक हो? गुओ शानफेंग के मरने की खबर सुनकर सेठ हेबानचेंग, जो उस ग्रुप के पीछे पीछे आ रहे थे, लड़खड़ाते हुए अंदर के कमरे में मौजूद है परिवार की उस युवा मालकिन की तरफ दौड़े। सेठ हेबानचेंग ने अपनी बेटी को बंधी हुई रस्सियों से खोलने से पहले ही उसे अंदर के कमरे से बाहर निकाल लिया। उन्होंने उसे रस्सियों समेत पूरे आंगन में कई बार घुमाया और अंत में जाकर उसे उन रस्सियों से आज़ाद किया। यश को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वह समझ गया। उसे तुरंत न खोलकर सेठ हेबानचेंग वहां मौजूद सभी लोगों के सामने अपनी बेटी की इज्जत साबित कर रहे थे। अगर वे ऐसा न करते तो भगवान ही जानता है कि बाद में कैसी कैसी अफवाहें उड़तीं। क्या हमारे मददगार उस तरफ हैं? यश तुरंत बाहर नहीं आया। यहाँ तक कि जब सेठ हेबानचेंग ने आवाज़ लगाई तब भी वह छिपा रहा। जब तक कमांडरी कमांडेंट ने सैनिकों को अपने हथियार नीचे करने का हुक्म नहीं दिया, तब तक यश सावधानी से दीवार के पीछे से बाहर नहीं निकला। पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाओं की वजह से यश अपने फैसलों में काफ़ी सतर्क हो चुका था। अगर वह जल्दबाजी में बाहर आ जाता और सरकारी तीरों की बौछार से मारा जाता तो यह एक बहुत बड़ा अन्याय होता। बाहर आने वाले शख्स को यश जैसा एक नौजवान देखकर, जिसके चेहरे पर अभी भी बचपना झलकता था, कमांडरी कमांडेंट साफ तौर पर हैरान रह गए और उनकी आंखों में एक ऐसा अचंभा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने खुद अपनी बेहतरीन सेना के साथ 3 बार इस पहाड़ पर हमला किया था और हर बार गुओ शानफेंग ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। आज उन्होंने अचानक सेठ हेबानचेंग को छावनी में ये खबर देते हुए सुना कि किसी महान योद्धा ने अकेले ही हाफ सटेप मोड़ पर लड़ते हुए डाकुओं का सफाया कर दिया है। उन्होंने सोचा था कि वह कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट होगा जो दुनिया भर में घूमकर भलाई के काम करता है, और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह ऐसा नौजवान होगा जिसका बचपना अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ है। तुमने इन सभी लोगों को मारा है? कमांडरी कमांडेंट कैप्टन ग्वानपिंग ने हैरानी से पूछा। यश कुछ बोल नहीं पाया और उसने चिड़चिड़ाहट के साथ सिर हिला दिया। इन सब को और कौन मार सकता था? कमांडरी कमांडेंट कैप्टन ग्वानपिंग ने तुरंत कहा, मेरी माफ़ी कबूल करें। क्या मैं महामहिम का नाम जान सकता हूँ? यश, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट? ये सुनकर कमांडरी कमांडेंट कैप्टन ग्वानपिंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने बगल में खड़े सैनिकों को बचे हुए डाकुओं को पकड़ने का हुक्म देने के बाद वह यश के पास आए। जूनियर ब्रदर यश, गुओ शानफेंग एक बड़ा अपराधी है जिसे शाही दरबार काफ़ी समय से ढूंढ रहा है। उसे मारने पर मिलिट्री मेरिट मिलता है। क्या आप मुझे सीनियर ब्रदर यश की आइडेंटिटी जेड प्लेट चेक करने की इजाज़त देंगे ताकि मैं इसकी रिपोर्ट कर सकूं? कमांडरी कमांडेंट कैप्टन ग्वानपिंग ने पूछा। जूनियर ब्रदर यश? इस तरह से पुकारे जाने पर यश को बहुत हैरानी हुई। ओह, मैं जूनियर ब्रदर यश से कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं पहले मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का ही एक आउटर सेक्ट डिसाइपल था। बाद में मैंने मिलिट्री मेरिट हासिल किया और मार्शल पीस कमांडरी का कमांडरी कमांडेंट बन गया। मुझे शर्मिंदगी है कि मेरी कल्टीवेशन काफ़ी नहीं थी और गुओ शानफेंग बहुत ही चालाक था, जिसकी वजह से वह इतने लंबे समय तक बिना खत्म हुए इस इलाके में आतंक मचाता रहा, कैप्टन ग्वानपिंग ने कहा। ये सुनकर यश को समझ आ गया कि वे दोनों एक ही सेक्ट के डिसाइपल्स थे और यह जानकर उसे सच में बहुत खुशी हुई। उसने जल्दी से अपनी आइडेंटिटी जेड प्लेट कैप्टन ग्वानपिंग को चेक करने के लिए दे दी। उसे देखने के बाद कैप्टन ग्वानपिंग के चेहरे पर गहरी इज्जत छा गई। जूनियर ब्रदर असल में अर्थ रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। ये सुनकर यश भी एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसे समझ में आ गया। चूंकि गौतम, जो अर्थ रैंकिंग में पहले नंबर पर था, वह खत्म हो चुका था, इसलिए उसकी अपनी रैंक अपने आप ही ऊपर चली गई। सेठ हेबानचेंग, जो पास ही अपनी बेटी को दिलासा दे रहे थे, उनकी आंखों में भी चमक आ गई। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का हेवन एंड अर्थ क्लिफ का रैंकिंग बोर्ड पूरे ब्लैक वाटर किंगडम में बेहद मशहूर था। उनके सामने खड़ा ये यश अर्थ रैंकिंग में पहले नंबर पर था और फिर भी इतना जवान था।
यश के अर्थ रैंकिंग में नंबर 1 होने का रुतबा जानने के बाद कैप्टन ग्वानपिंग के यश को बुलाने का तरीका भी बदल गया। वे जूनियर ब्रदर यश से सीधे सीनियर ब्रदर यश पर आ गए, जिससे यश को बहुत अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि यश ने उन्हें चाहे जितना भी समझाने की कोशिश की, कैप्टन ग्वानपिंग ने उन्हें बुलाने का तरीका नहीं बदला और यह कहकर बात टाल दी कि यह मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के आउटर सेक्ट का नियम है। जल्द ही कमांडरी कमांडेंट कैप्टन ग्वानपिंग के अंडर मौजूद सैनिकों ने डाकुओं के पूरे ठिकाने का सफाया कर दिया और ऊपर से नीचे तक सभी 200 डाकुओं के सिर काटकर इकट्ठा कर लिए। यश को हैरानी हुई कि इन सैनिकों ने ठिकाने से बहुत सारी दौलत भी जब्त कर ली, जो लगभग 10 से 20 हजार टाइल्स के बीच लग रही थी। इससे यश थोड़ा सा परेशान हो गया। क्या ऐसा हो सकता था कि उसने घोर शानफेंग से जो कंगन छीना था वह स्टोरेज ब्रेसलेट न हो? इतनी कम। कमांडरी कमांडेंट कैप्टन ग्वानपिंग ने दौलत के उस ढेर पर हल्के से लात मारी और उनके माथे पर सिलटे पड़ गईं। अफवाहें थीं कि घोर शानफेंग बहुत फिजूल खर्च था, लगता है वे सच ही थीं। पिछले ही साल उसने इनक्वार्टर काउंटी के सबसे अमीर आदमी सेठ वांग की पूरी दौलत लूट ली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह लाखों टाइल्स में थी। 1 साल से भी कम समय में वह सब बर्बाद हो गई। ये सुनकर यश के दिल में एक हलचल सी हुई। ऐसा लग रहा था कि उसके कपड़ों में छिपा वह कंगन अभी भी एक स्टोरेज ब्रेसलेट ही था। अचानक कमांडरी कमांडेंट कैप्टन ग्वानपिंग ने यश को एक तरफ खींचा और परेशानी भरे चेहरे के साथ कहा, सीनियर ब्रदर यश, मैं आपसे किसी बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या बात है? बेझिझक कहिए। सीनियर ब्रदर यश, क्या आप इस मिलिट्री मेरिट का आधा हिस्सा हमारे साथ बांट सकते हैं? यश के चेहरे के भाव बदलते देख कैप्टन ग्वानपिंग ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, सीनियर ब्रदर यश, आप नहीं जानते। हमने घोर शानफेंग पर 3 बार हमला किया और कई भाई मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। अगर हमें अब कुछ मिलिट्री मेरिट मिल जाता है तो उन भाइयों का पेंशन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और अगर घोर शानफेंग के खात्मे से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा तो मुझे डर है कि कमांडरी कमांडेंट के तौर पर मेरा करियर खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए कैप्टन ग्वानपिंग ने अपनी छाती के कपड़े हटाए, जिससे एक ऐसा घाव दिखाई दिया जो आधा भर चुका था, लेकिन वह इतना गहरा था कि अंदर की हड्डी तक नजर आ रही थी। सीनियर ब्रदर यश, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी पूरी कोशिश नहीं की। मैंने यहाँ लगभग अपनी जान ही गंवा दी थी। वैसे आप आज की लूटी हुई दौलत का आधा हिस्सा ले सकते हैं। तो बताए, क्या आप हमारी मदद करेंगे? उस घाव को देखकर यश का दिल भी पसीज गया। जहां तक मिलिट्री मेरिट की बात थी, यश के इरादे वहां नहीं थे और उसे इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी। चोरों के उस अड्डे में आग लगाने के बाद कैप्टन ग्वानपिंग सभी को लेकर उस छोटे से जंगल में वापस आए जहां कटे हुए सिर पड़े थे। उस छोटे से जंगल में जिन लोगों ने इस खौफनाक मंजर को झेला था, चाहे वो दुख में हो या खुशी में, सभी ने जाने से पहले अपने मददगार यश के सामने घुटने टेककर उसका शुक्रिया अदा किया। सिर्फ वह लड़का जिसके पिता पहले ही मारे जा चुके थे, वह अपने पिता की लाश को जल्दबाजी में दफनाने के बाद पूरी तरह से सदमे में लग रहा था। मेरे पिता ने कहा था कि वे मुझे एक यूटिलिटी डिसाइपल बनने के लिए मिस्टिक क्लाउड सेक्ट भेजेंगे, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी। जब यश ने पूछा तो वह लड़का अपने दुख को रोक नहीं पाया। एक यूटिलिटी डिसाइपल बनने के लिए क्या तुम्हारे पास ब्लड लाइन टैलेंट है? यश ने पूछा। 3 मेरिडियन हाई ग्रेड। यह जवाब सुनकर यश ने अपनी तरफ से उस लड़के को 500 टाइल्स चांदी दे दी। जाओ, इसे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में यूटिलिटी डिसाइपल बनने के सफ़र के खर्चे के तौर पर रख लो। कल्टीवेशन अच्छे से करना और आज के दिन को कभी मत भूलना। वह लड़का हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यश के कहने का मतलब क्या है। सिर्फ ताकत, सिर्फ और भी बड़ी ताकत हासिल करके ही तुम अपनी किस्मत पर पूरी तरह राज कर सकते हो। जैसे ही उसने उस लड़के से ये शब्द कहे, यश को अचानक एक गहरा एहसास हुआ। उसे अचानक समझ में आ गया कि वह मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में शामिल होने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहा था और वह असल में क्या पाना चाहता था। वह ताकत थी, वह आज़ादी थी, वह अपनी किस्मत का खुद मालिक बनना चाहता था। बिल्कुल उस लड़की की तरह जिसे उसने अपने बचपन में देखा था, जो आसमान में पूरी आज़ादी के साथ उड़ रही थी। पहाड़ से नीचे आते समय यश ने कैप्टन ग्वानपिंग के साथ ऐसे ही हल्की फुल्की बातचीत की। वे सबसे ज्यादा यश के घोर शानफेंग को मारने के तरीके के बारे में बात कर रहे थे, जिसे जानने में कैप्टन ग्वानपिंग को बहुत दिलचस्पी थी। सीनियर ब्रदर यश, आपने घोर शानफेंग के पेंशुई मियान पाम को कैसे तोड़ा? मैंने उस कमीने के पेंशुई मियान पाम के हाथों बहुत नुकसान उठाया है, कैप्टन ग्वानपिंग ने पूछा। पेंशुई मियान पाम? यश थोड़ा चौंक गया। क्या ये वही पाम तकनीक है जहां मूके की रफ्तार देखने में धीमी लगती है लेकिन असल में वह बहुत तेज होती है, लगातार और ख़त्म न होने वाली, जहां पहले की ताकत खत्म होने से पहले ही अगली ताकत निकल आती है? हाँ, बिल्कुल वही। आपको नहीं पता था? यश ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था। ये पाम तकनीक सच में बहुत परेशानी वाली थी। आखिर में मुझे उसके हमलों को तोड़ने के लिए अपनी चोटों की परवाह किए बिना लड़ने वाले तरीके का इस्तेमाल करना पड़ा, वरना मैं यकीनन हार जाता।
क्यों, क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ से आए है? सीनियर ब्रदर यश, शायद आपने ज़्यादा सफ़र नहीं किया है और इसलिए आपको नहीं पता कि यह पेंशुई मियान पाम क्लियर वाटर सेक्ट की पहचान मानी जाने वाली स्किल है। ये सिर्फ उनके बेहतरीन डिसाइपल्स को ही सिखाई जाती है और बेहद ताकतवर होती है, कैप्टन ग्वानपिंग ने बताया। यश क्लियर वाटर सेक्ट के बारे में जानता था। ब्लैक वाटर किंगडम के कई सेक्ट्स में से यह एक काफ़ी ताकतवर सेक्ट था और पिछले कुछ सालों में इसने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की बराबरी करने के लक्षण दिखाए थे। तो फिर गुओ शानफेंग ने क्लियर वाटर सेक्ट की पहचान मानी जाने वाली स्किल कैसे सीख ली? यश थोड़ा हैरान था। सीनियर ब्रदर यश, आप नहीं जानते, लेकिन ये गुओ शानफेंग क्लियर वाटर सेक्ट से निकाला हुआ एक डिसाइपल था। कुछ सालों तक दुनिया भर में भटकने के बाद वह यहाँ आकर डाकू बन गया। चूंकि वह एक निकाला हुआ डिसाइपल था, तो आपने क्लियर वाटर सेक्ट के लोगों को आकर इस कचरे को साफ करने के लिए क्यों नहीं कहा? यश ने पूछा। हमने कहा था। कौन कहता है कि हमने नहीं कहा? कमांडरी गवर्नर ने लगातार 5 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भेजे, लेकिन क्लियर वाटर सेक्ट की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। ये क्लियर वाटर सेक्ट भी काफ़ी घमंडी है। अनजाने में ही यश के दिल में क्लियर वाटर सेक्ट के लिए थोड़ी सी नफरत पैदा हो गई। चूंकि मार्शल पीस कमांडरी तक पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए यश और बचे हुए आम लोगों को कैप्टन ग्वानपिंग के मिलिट्री कैंप में ही रात गुजारनी पड़ी। बेशक यश जैसे महान हीरो की खातिरदारी दूसरों से बिल्कुल अलग थी, उसके रहने के लिए एक अलग से मिलिट्री टैंक लगाया गया था। कैप्टन ग्वानपिंग को विदा करने के बाद जब यश अपने टैंक में बिल्कुल अकेला रह गया, तो उसने गुओ शानफेंग से लिया हुआ कंगन निकाला और उसके मन में एक अजीब सी बेकरारी थी। स्टोरेज ब्रेसलेट्स को खोलने के उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए जो वह जानता था, यश ने उस कंगन को अपनी कलाई पर पहन लिया। जैसे ही उसने अपना ध्यान उस पर लगाया, उसने अपनी ट्रू एसेंस की एक किरण को जगाया और उसे गुओ शानफेंग के उस कंगन में भेज दिया। जैसे ही ट्रू एसेंस अंदर गई, कंगन पर एक हल्की सी चमक उठी और यश की आंखों के सामने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में लगभग एक मीटर की जगह अचानक खुल गई। इस 1 क्यूबिक मीटर की जगह में रखी हुई चीज़ों को देखकर यश की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह अचानक सुनना पड़ गया। PS, ठीक है, मैंने इस चैप्टर में कई राज छुपा दिए हैं और उन्हें सोच सोच कर मेरे सिर में दर्द होने लगा है। जैसा कि कहावत है, जो बच्चा रोता है उसे ही दूध मिलता है। हमेशा की तरह पिग 3 अपने भाइयों से रिकमेंडेशन वोट्स की गुजारिश करता है। जो भाई पढ़ रहे हैं वे पढ़ते समय लॉग इन भी कर सकते हैं ताकि मेंबर पॉइंट्स बढ़ सकें। पहले से ही शुक्रिया मेरे भाइयों। सोना, चमकते और जगमगाते सोने से भरा एक पूरा संदूक। गुओ शानफेंग के स्टोरेज ब्रेसलेट के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली चीज़ सोने से भरा वह जगमगाता हुआ संदूक था। हर एक इनेगॉट दस्ताइल का एक ठोस सोने का टुकड़ा था। एक हल्के से अंदाजे के मुताबिक हर एक परत में 50 इनेगॉट्स थे और ऐसी कुल 6 लेयर्स थीं, यानी कुल मिलाकर लगभग 3000 टाइल्स का सोना। 3000 टाइल्स का सोना असल में 30,000 टाइल्स चांदी की उस विशाल रकम के बराबर था, जो यश के पास इस समय मौजूद सारी दौलत के लगभग बराबर ही था। हालांकि सोने का ये सबसे ज़्यादा चमकने वाला संदूक गुओ शानफेंग के स्टोरेज ब्रेसलेट में मौजूद सबसे कीमती चीज़ नहीं था। सबसे कीमती चीज़ें तो मेडिसिनल पिल्स की बोतलें थीं। यश ने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया। वहाँ कंडेंसिंग ट्रू पिल्स की ही 5 बोतलें थीं, जिनमें से हर एक की कीमत 10,000 टाइल्स चांदी थी। पिल्स की ये 5 बोतलें अकेले ही 50,000 टाइल्स की विशाल रकम के बराबर थीं। वहाँ ब्लड एसेंस पिल्स की सिर्फ 1.5 बोतल ही थी, जिसकी कीमत 2000 टाइल्स चांदी प्रति बोतल थी। शायद गुओ शानफेंग को इनकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इनकी गिनती ज़्यादा नहीं थी। जिस बात ने यश को सबसे ज़्यादा उलझन में डाल दिया वह ये थी कि गुओ शानफेंग के स्टोरेज ब्रेसलेट में जिस चीज़ की भरमार थी, वह क्वेंचिंग एसेंस पिल नाम की एक खास पिल थी। क्वेंचिंग एसेंस पिल एक मददगार मेडिसिनल पिल थी। इसे लेने से सीधे तौर पर किसी की कल्टीवेशन नहीं बढ़ती थी, बल्कि यह किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को अपनी ट्रू एसेंस को और भी ज़्यादा शुद्ध बनाने में मदद कर सकती थी। गुओ शानफेंग के स्टोरेज ब्रेसलेट में इन क्वेंचिंग एसेंस पिल्स की 10 बोतलें मौजूद थीं, जो कल्टीवेशन बढ़ाने वाली कंडेंसिंग ट्रू पिल्स से भी ज़्यादा थीं, और इस बात ने यश को काफ़ी उलझन में डाल दिया था। लेकिन जब यश की नज़र स्टोरेज ब्रेसलेट के एक कोने में रखी 2 कल्टीवेशन मैनुअल्स पर पड़ी, तो उसे सब कुछ समझ आ गया। वे दोनों कल्टीवेशन टेक्निक मैनुअल्स थीं, जिनमें से एक थी ट्रू एसेंस सीक्रेट टेक्निक, ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर। दूसरी वह पेंशुई मियान पाम थी जिसके बारे में कैप्टन ग्वानपिंग ने बताया था। उनके पन्नों को पलटने के बाद यश को एहसास हुआ कि गुओ शानफेंग के स्टोरेज ब्रेसलेट में मौजूद वे सभी क्वेंचिंग एसेंस पिल्स उस ट्रू एसेंस सीक्रेट टेक्निक, ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर के लिए ही जमा की गई थीं। उस ट्रू एसेंस सीक्रेट टेक्निक, ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर के मैनुअल को पूरा पढ़ने के बाद यश की पीठ तुरंत ठंडे पसीने से भीग गई। यह उसकी खुशकिस्मती थी कि गुओ शानफेंग इस ट्रू एसेंस सीक्रेट टेक्निक में महारत हासिल नहीं कर पाया था। अगर वह ऐसा कर लेता तो यश शायद अब तक एक ठंडी लाश बन चुका होता। ट्रू एसेंस सीक्रेट टेक्निक, ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर, ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करने का एक बहुत ही खास तरीका था।
कहा जाता था कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के पास भी इसी तरह के तरीके मौजूद थे, लेकिन ट्रू एसेंस सीक्रेट टेक्निक्स बेहद ताकतवर और अनमोल होती थीं। यश जैसे एक आउटर सेक्ट डिसाइपल की तो बात ही छोड़िए, किसी इनर सेक्ट डिसाइपल को भी इतनी आसानी से ऐसी कोई टेक्निक नहीं दी जाती थी। एक बार महारत हासिल कर लेने के बाद ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर बेहद आसान थी। इसमें एक खास तरीके से अपनी ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करके उंगली के सिरे पर एक ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर को जमा करना होता था। किसी की कल्टीवेशन के हिसाब से जमा की गई ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर की न केवल लंबाई को अपनी मर्जी से बदला जा सकता था, बल्कि इसकी ताकत किसी बेहद धारदार हथियार के बराबर भी हो सकती थी। सबसे अहम बात यह थी कि जब तक ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर में महारत हासिल कर ली जाए, इसे किसी भी मार्शल स्किल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता था। यश की स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड को ही एक मिसाल के तौर पर ले लीजिए। आमतौर पर जब किसी दुश्मन पर उंगली से निशाना साधा जाता है तो दुश्मन अपना सारा बचाव उसी एक उंगली पर लगा देता है। लेकिन अगर कोई इस स्वॉर्ड फिंगर तकनीक में महारत हासिल कर ले तो जिस पल उंगली दुश्मन के गले से सिर्फ 2 फीट दूर होगी और दुश्मन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ेगा, उसी पल ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर एक झटके में फूट पड़ेगी। इसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा, गला पूरी तरह चीर दिया जाएगा। अगर इस पर महारत हासिल कर ली जाए तो इस ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर को पकड़ना और उससे बचना लगभग नामुमकिन था। हालांकि इस ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर पर महारत हासिल करने के लिए न केवल ढेर सारी ट्रू एसेंस की जरूरत थी, बल्कि उसकी शुद्धता का स्तर भी बहुत ऊंचा होना चाहिए था, जिससे ट्रू एसेंस किसी पारे जितनी शुद्ध हो जाए। घो शानफेंग ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में इतनी सारी क्वेंचिंग एसेंस पिल्स सिर्फ अपनी ट्रू एसेंस को शुद्ध करने के लिए ही रखी थी, ताकि वह ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर के इस जानलेवा हमले में महारत हासिल कर सके। इसके लिए बेहद शुद्ध ट्रू एसेंस की जरूरत है। मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरी ट्रू एसेंस की शुद्धता इसके लिए काफ़ी है। ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर के उस मैनुअल को पढ़ने के बाद यश खुद को इसे आजमाने से रोक नहीं पा रहा था। बिना वक्त बर्बाद किए यश ने ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर के मैनुअल में लिखे कल्टीवेशन के तरीके का बारी बारी से इस्तेमाल किया और उस ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर को कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगा। ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर के आसान से लगने वाले कदमों से धोखा मत खाएगा। ट्रू एसेंस को घुमाने का तरीका बेहद रहस्यमयी था। यहाँ तक कि कई ऐसी मेरिडियंस जिनके बारे में यश को भी नहीं पता था, वे भी उस ट्रू एसेंस के बहाव का हिस्सा थीं। आधे घंटे से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद यश को अचानक अपनी तर्जनी उंगली के सिरे पर एक कसावट सी महसूस हुई। सस प्योसियान ट्रू एसेंस स्वॉर्ड क्यूई की एक साफ दिखाई देने वाली किरण ने हवा को चीरते हुए एक हल्की सी आवाज़ की और यश की तर्जनी उंगली के सिरे पर अचानक दिखाई देने लगी। ये यश की ट्रू एसेंस की ताकत के हिसाब से छोटी बड़ी हो रही थी। स्वूश, एक हल्की सी हरकत के साथ मिलिट्री टैंक में रखा हुआ एक लोहे का भला यश की ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर के झटके में 2 टुकड़ों में कट गया। उसका कटा हुआ हिस्सा किसी शीशे की तरह एकदम चिकना और बेदाग था। हैरानी से यश के मुंह से एक आह निकल गई। उसे इस बात की हैरानी नहीं थी कि उसने इतने कम समय में ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर में महारत हासिल कर ली थी। एसेंस ब्लड प्राइमोर्डियल बॉडी आर्ट जिसे उसने पहले कल्टीवेट किया था और 1 क्यूई प्राइमोर्डियल यूनिटी आर्ट जिसकी वह अभी प्रैक्टिस कर रहा था, दोनों ही ऊर्जा को शुद्ध करने और निखारने पर बहुत जोर देते थे। इसके अलावा उसके शरीर में मिराज ड्रैगन पल जैसा एक खजाना था जो लगातार उसकी ट्रू एसेंस को शुद्ध कर सकता था, जिससे वह लाजवाब हो जाती थी। इसलिए अब ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर पर महारत हासिल करना एक स्वाभाविक और आसान सी बात थी। जिस बात ने यश को सच में हैरान किया था वह इस ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर की ताकत थी। अगर ये तलवार की रोशनी किसी इंसान को लग जाए तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। किसी लड़ाई में अगर ये तलवार अचानक से हमला कर दे तो कौन इसके सामने टिक सकता है? शायद सिर्फ ट्रू एसेंस रेल्म का 3rd लेयर वाला कोई ऐसा माहिर इंसान जिसने अपना प्रोटेक्टिव ऑरा बना लिया हो, वही इसके सामने टिक सकता था। हालांकि ऐसे इंसान के लिए भी इस ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर को रोकने के लिए उनकी ट्रू एसेंस का यश जितना शुद्ध होना बहुत जरूरी था। ट्रू एसेंस सीक्रेट टेक्निक सच में बहुत ताकतवर होती हैं। इस ट्रू एसेंस सीक्रेट टेक्निक ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर की ताकत बहुत ज़्यादा थी। अगर किसी नाजुक पल में इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये जीत दिलाने वाला एक मैजिक ट्रेजर साबित हो सकती थी। इसकी इकलौती कमी ये थी कि इसमें ट्रू एसेंस की खपत बहुत ज़्यादा थी। यश ने मुश्किल से 100 सांसों तक ही उस ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर को बनाए रखा था, फिर भी उसके डेंटियन की आधी से ज़्यादा ट्रू एसेंस खर्च हो चुकी थी। हालांकि इतनी खौफनाक ताकत के सामने इस ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर की कमियां अब कमियां नहीं रह गई थीं। उस सीक्रेट मैनुअल को वापस स्टोरेज ब्रेसलेट में रखते हुए यश अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। उन सोने के इनेगॉट से भरे संदूक और उन सभी मेडिसिनल पिल्स की तुलना में उसकी सबसे कीमती कामयाबी यह ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर ही थी। ऐसी ट्रू एसेंस सीक्रेट मैनुअल की कीमत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। यह कोई ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ किस्मत से ही मिलती थी। अपनी बेकरारी को शांत करते हुए यश ने पेंशुई मियानपाम की किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। पेंशुई मियानपाम ह्यूमन रैंक लो ग्रेड की एक मार्शल स्किल थी। इसकी रफ्तार पानी की तरह लगातार बहने वाली थी।
एक बार इसे शुरू कर दिया जाए तो इसकी ताकत कभी खत्म नहीं होती थी और यह बेहद खौफनाक बन जाती थी। अगर इसे ऊंचे स्तर तक कल्टीवेट किया जाए तो इसके पाम की ताकत पानी में उठने वाले भंवर की तरह हो जाती थी। एक बार कोई इसमें फंस जाए तो उसका बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता था। जवाबी हमले के लिए ये काफ़ी पेचीदा पाम तकनीक थी। एक बार इसे पूरा पलटने के बाद भले ही उसने इसे कल्टीवेट नहीं किया था, लेकिन पेंशुई मियान पाम की सभी बारीकियां यश की समझ में आ चुकी थीं। कई मार्शल स्किल्स की ताकत और उनकी बारीकियां सिर्फ इसी बात में छिपी होती हैं कि दुश्मन को उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। अगर कोई उन्हें समझ ले, जैसे पेंशुई मियान पाम की लगातार चलने वाली ताकत, तो मैनुअल देखे बिना इसका सामना करना बेहद मुश्किल होगा। अब जब यश को पेंशुई मियान पाम की सभी बारीकियों का पता चल चुका था, तो भले ही उसने इसे कल्टीवेट नहीं किया था, लेकिन इसे तोड़ना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। यश को यकीन था कि अगर गो शानफेंग फिर से उसके सामने खड़ा हो जाए तो अपनी शुद्ध ट्रू एसेंस के साथ वह उसे बिना किसी परेशानी के धूल चटा सकता है। अगले दिन यश कमांडरी कैप्टन ग्वानपिंग के साथ मार्शल पीस कमांडरी सिटी वापस लौट आया। सीनियर ब्रदर यश, क्या आप आराम करने के लिए कुछ दिन कमांडरी सिटी में रुक सकते हैं? यश के विदा लेते समय कैप्टन ग्वानपिंग ने अचानक पूछा। क्यों सीनियर ब्रदर यश, बात यह है, मिलिट्री मेरिट के अलावा घो शानफेंग को मारने के लिए कमांडरी की तरफ से एक इनाम भी है। हालांकि कमांडरी के इनाम को जारी करने के लिए कमांडरी गवर्नर की मंजूरी और मोहर की जरूरत होती है। बदकिस्मती से कमांडरी गवर्नर अलग अलग काउंटी के कामकाज का जायजा लेने गए हुए हैं, इसलिए सीनियर ब्रदर को कुछ दिन इंतजार करना होगा। एक इनाम? भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है। मुझे इस इनाम की जरूरत नहीं है, बस इसे भाइयों के बीच बांट दो। यश भी एक जोशीला नौजवान था। आधे दिन के सफर में ही वह कमांडरी ऑफिस के इन सैनिकों के ग्रुप के साथ काफी घुल मिल गया था। कैप्टन ग्वानपिंग का बूढ़ा चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने बार बार अपना सिर हिलाया। सीनियर ब्रदर यश का भाइयों के साथ मिलिट्री मेरिट बांटना ही उनकी सबसे बड़ी महानता है। अगर हम इस इनाम को भी ले लें तो क्या हम इंसान कहलाने के लायक रह जाएंगे? एक पल के लिए रुकते हुए ग्वानपिंग ने आगे कहा, सीनियर ब्रदर यश, आप 2-3 दिन क्यों नहीं रुक जाते? कमांडरी गवर्नर तब तक वापस आ जाएंगे। इसके अलावा भाई अभी भी आपके साथ जी भरकर जश्न मनाना चाहते हैं। कैप्टन ग्वानपिंग, मैं सच में घर लौटने के लिए बेकरार हूं, यश ने माफ़ी मांगते हुए कहा। ग्वानपिंग के माथे पर सिलवटें आ गईं। अगर ऐसी बात है तो मैं यह इनाम आपके लिए संभाल कर रखूंगा। मेरे रहते ये कहीं नहीं जाने वाला। आइए मैं आपको शहर के बाहर तक छोड़ देता हूँ। सीनियर ब्रदर यश, अगर मार्शल पीस कमांडरी में ऐसा कुछ भी है जिसे आप नहीं सुलझा सकते तो बस मेरा नाम ले लेना। इस मार्शल पीस कमांडरी में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मुझे इज्जत न दे। अपनी बात के बीच में ही ग्वानपिंग अचानक रुक गए। मुझे देखिए सीनियर ब्रदर यश, की कल्टीवेशन के साथ इस मार्शल पीस कमांडरी सिटी में ऐसा क्या हो सकता है जिसे आप खुद नहीं सुलझा सकते? मैंने कैप्टन ग्वानपिंग की खातिरदारी का पूरा सम्मान किया है, लेकिन मेरे पास सच में एक ऐसा काम है जिसके लिए मुझे आपको परेशान करना होगा। ये कहते हुए यश ने अपनी पीठ से उतारे गए याओ बीस्ट के कई चमड़े, याओ बीस्ट से जुड़ा कुछ और सामान और फैंटम स्नैक किंग की खाल कैप्टन ग्वानपिंग को सौंप दी। कैप्टन ग्वानपिंग, मैं वापस लौटने के लिए बेकरार हूं और सच में और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आपके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी करनी होगी। प्लीज़ इन याओ बीस्ट के चमड़ों को मेरे लिए बेच दीजिएगा। और हाँ, इस फैंटम स्नैक किंग की खाल के लिए कृपया किसी कारीगर को ढूंढकर मुझे शरीर से चिपके रहने वाले 2 सेट लेदर आर्मर बनवाने में मदद करें। भाई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे रहते मैं इन चीज़ों की बेहतरीन कीमत दिलवाऊंगा। आइए मैं आपको शहर के बाहर तक छोड़ देता हूँ। जब वे शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो ग्वानपिंग ने अचानक यश को एक तरफ खींचा और कहा, सीनियर ब्रदर यश, मैंने सुना है कि उस दिन जब आपने डाकुओं के अड्डे पर हमला किया था तो सेठ हेबानचेंग ने अपनी आधी दौलत इनाम में देने का ऐलान किया था। अब जबकि उनकी बेटी बच गई है, वे पलक झपकते ही अपना वादा भूल गए हैं। तो बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं सेठ हेबानचेंग पर थोड़ा दबाव डालूं और उनसे वही इनाम उगलवा लूं जिसका उन्होंने वादा किया था? ये सुनकर यश जोर से हंस पड़ा। मैंने उस दिन घो शानफेंग के अड्डे पर सिर्फ इंसानियत के लिए हमला किया था, क्योंकि घो शानफेंग का गिरोह बहुत ही बेरहम था, वे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे। अगर सेठ हेबानचेंग इनाम न भी देते तो भी मैं बिना किसी झिझक के हाफ सटेप मोड़ पर हमला कर देता। 3 फीट तक खून बहाना क्या कभी किसी इनाम के लिए होता है? कैप्टन ग्वानपिंग, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने घोड़े को चाबुक मारते हुए यश के नीचे मौजूद वह सिल्वर हॉर्न्ड हॉर्स हवा की तरह आगे बढ़ गया और कैप्टन ग्वानपिंग उसे हैरान होकर देखते रह गए। काफी देर बाद ग्वानपिंग ने यश की तरफ अपना अंगूठा दिखाया, जो अब बस एक दूर का बिंदु बन चुका था। PS, भाइयों से बस एक छोटी सी बात कहनी है, हैंड फुट एंड माउथ बीमारी बहुत परेशानी वाली है। मैं इन अगले 2-3 दिनों के लिए अपडेट्स के समय का पक्का वादा नहीं कर सकता, लेकिन पिग 3 यकीनन ये कोशिश करेगा कि एक दिन में 2 चैप्टर्स आएं।
एक आखिरी बात, मैं अपने भाइयों से रिकमेंडेशन वोट्स की गुजारिश कर रहा हूँ। हमारे पास संजियांग की बड़ी उड़ान है और हमारी किताबों का कलेक्शन 8000 का आंकड़ा पार कर चुका है। फिर हमारा डेटा उन दूसरी किताबों से इतना कम क्यों है जिनका कलेक्शन हमसे भी कम है? मैं उन वजहों पर नहीं जाऊंगा, भाई सब कुछ जानते हैं। प्लीज़ पिग 3 की थोड़ी सी मदद कर दो। रिकमेंडेशन वोट्स की गुजारिश, मेंबर क्लिक्स की गुजारिश, हर तरह के सपोर्ट की गुजारिश।